आप देखें झारखंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल और हम लोग जेएसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड और नागपुरी व्याकरण और साहित्य के जो भी टॉपिक दिए हैं एक एक करके उसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में झारखंड से संबंधित हम लोग नामकरण देख चुके हैं, प्रागैतिहासिक काल, धार्मिक आंदोलन जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हम लोग जो है वो प्राचीन काल की ओर बढ़े। प्राचीन काल को दो भागों में बांटे, एक था भारतीय राजवंशों का झारखंड के साथ क्या संपर्क रहा उसको देखिए। फिर यहाँ के जो क्षेत्रीय राजवंश थे, बुंडा राजवंश, नागवंश, पलामू के रक्षील, सिमूम के सी वंश, रामगढ़ राज्य, खगड़िया राज्य, पंचेत राज्य, इस तरह से जो भी क्षेत्रीय राजवंश थे प्राचीन काल में उनके बारे में हम लोगों ने जाना। पिछला वीडियो जो था वो झारखंड के मध्यकाल से संबंधित था और उसमें आपको बताया गया, इसको हम लोग चार भाग में बांट के पढ़ते हैं: पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल, मुगल काल और परवर्ती मुगल काल। इसमें से पूर्व मध्यकाल और सल्तनत काल हम लोग समाप्त कर चुके हैं। मुगल काल का जहांगीर तक का हिस्सा हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग शाहजहां के काल को देखेंगे कि शाहजहां का और यहाँ के जो भी राजा यहाँ पे रहे, चाहे वो छोटानागपुर के हों, चाहे पलामू के हों, चाहे सिमूम के हों, उनके साथ इनका क्या संपर्क रहा, इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी बनाएंगे। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बाकी प्रश्न जो इस टॉपिक से आए हुए हैं, जेएसएससी के द्वारा पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं पुराने वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पुराने वीडियो को देख लीजिएगा। और ये चूंकि मध्यकाल का पार्ट 2 वीडियो है तो पार्ट 1 वीडियो तो देख ही लीजिएगा, तब आपको पार्ट 2 जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं मुगल काल में शाहजहां के समय झारखंड के राजाओं के साथ इनका क्या संपर्क रहा था। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जहांगीर जो है वो दुर्जन साल को रिहा कर देते हैं और इस तरह से दुर्जन साल के साथ उनके साथ 9 राजा भी रिहा किए जाते हैं। 9 राजा जो है वो दुर्जन साल के कारण ही रिहा हुए थे। आपको पिछले वीडियो में शायद बताया गया था ये कहानी भी। एक छोटा नागपुर का हीरा करके एक किताब है, नाटक है गिरधारी राम गौंजू का, उनमें एक छोटा नागपुर के जो राजा हुए दुर्जन साल, उनको नाटक में दिखाया गया है कि कैसे दुर्जन साल जहांगीर के दरबार से रिहा होते हैं। सबसे पहले उसको 1615 में कैद किया जाता है ग्वालियर किला में। बाद में 1627 में एक बैगनी हीरे की शुद्धता को लेकर संशय होता है और उस संशय को दूर करते हैं दुर्जन साल। और दूर करने के शर्त में वो बोलते हैं मेरे साथ ग्वालियर किला में जो भी 9 राजा बंदी थे उनको भी आपको रिहा करना होगा। और इस तरह से 9 राजा जो हैं इनके कारण ही रिहा होते हैं और इनके कारण रिहा होने के कारण इसके प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जब ये 9 राजा झारखंड आएंगे और झारखंड में देखेंगे तो देखेंगे कि दुर्जन साल का जो स्थिति है वो जैसा राजा का है वैसे ही प्रजा का है। मतलब राजा और प्रजा में कोई अंतर दिख ही नहीं रहा है। और इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पे राजा और प्रजा में कोई अंतर तो दिखता ही नहीं, दोनों में काफी समानता देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राजा लोग जो थे, झारखंड के राजा जितने भी थे, वो ज्यादातर जनता के ऊपर टैक्स थोपते नहीं थे। बहुत कम से कम मिनिमम टैक्स यहाँ पे लिया जाता था और इसीलिए झारखंड में आपको बड़े बड़े भवन जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। और इसीलिए जब ये लोग आगरा से, दिल्ली से होके आएंगे तो देखेंगे वहां पे बड़ा बड़ा भवन है। तो उसी का एक नमूना यहाँ पे दोईसा में देखने को मिलता है कि ये 9 राजा दुर्जन साल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए 5 मंजिला भवन बना देते हैं राजा दुर्जन साल के लिए। कहां बनाते हैं? तो दोईसा में बनाते हैं, जो कि नया राजधानी था दुर्जन साल का। और इस तरह से इस 5 मंजिला जो भवन था उसका नाम रखा गया नवरत्नगढ़, क्योंकि ये 9 राजाओं के द्वारा बनाया गया था। तो आपको फैक्चुअल डाटा में याद रखना है नवरत्नगढ़ जो है वो कहाँ है? दोईसा में। किसके शासनकाल में बना? दुर्जन साल। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो शाहजहां थे। तो इस तरह से ये मेन फैक्ट है, इसको याद रखना है। बाकी कहानी है, आप बाकी चीजों को नाटक में या नागपुरी अगर आपका सब्जेक्ट है तो वहां पे डिटेल से इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं पलामू में जो राजा थे चेरो वंश, उनके साथ शाहजहां का या मुगलों का क्या संपर्क रहा था। तो पिछले वीडियो में बताया गया था शायद कि सैबल राय जो कि पलामू के शासक थे, चेरो राजा थे, जहांगीर के साथ इनका संबंध तो बेहतर बिल्कुल नहीं था। कहा जाता है कि जहांगीर जो है सैबल राय को एक भूखा बाघ को दे देते हैं और इस तरह से सैबल राय का मृत्यु हो जाता है। तो प्रताप राय का पिता को जहांगीर जो है वो भूखे बाघ के सामने रखते हैं, तो प्रताप राय का भी संबंध मुगलों के साथ अच्छा रहेगा ये हम लोग मान नहीं सकते हैं। दूसरा कारण ये भी था कि प्रताप राय जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स थोपा जा रहा था मुगलों के द्वारा। लगातार टैक्स का दर जो है वो बढ़ते जा रहा था। कहा जाता है 1,36,000 तक ये जो टैक्स है वो बढ़ गया था। जब ये टैक्स देना बंद कर देंगे तो शाहजहां जो है वो
शाइस्ता खां जो कि बिहार का सूबेदार था उसको भेजता है, बोलता है टैक्स देने के लिए, उसको बाध्य करता है। इस तरह से बाद में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, फिर अंतिम में ये संधि होगा और 80,000 रुपया देने के लिए ये मान भी जाते हैं। लेकिन पारिवारिक लड़ाई के बीच में हम लोग देखते हैं प्रताप राय को फिर से कैद कर लिया जाता है और यहाँ पे जो है वो तेज राय राजा बनते हैं जो कि उनके चाचा थे। तो ये पारिवारिक लड़ाई आपको पूछा नहीं जाएगा, थोड़े दिन के लिए तेज राय बनते हैं उनके चाचा, फिर बाद में तेज राय को विस्थापित किया जाता है और प्रताप राय पुनः यहाँ पे राजा बनेंगे और इस तरह से फिर से वो टैक्स देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब और जो टैक्स यहाँ पे देंगे वो है ना, वो टैक्स का दर तो आपको कभी पूछेगा नहीं, तो इस तरह से टैक्स जो है वो मोटा मोटी लगभग 1 लाख रुपया यहाँ पे देने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक हाथी देते हैं। तो ये 1 लाख रुपया सामान्यतः नहीं पूछता है, ठीक है। वहां पे हम लोग दुर्जन साल समय याद किए थे कि 6,000 रुपया पूछा था, लेकिन सभी टैक्स को याद नहीं रखना है, जो भी महत्वपूर्ण राजा हैं बस उसके द्वारा जो टैक्स दिया गया था उसी को ही पूछा जाता है। तो ये सब टैक्स आपको केवल पढ़ने के लिए एक बार पढ़ लेना है, ज्यादा आपको यहाँ पे इसको याद करने का प्रयास नहीं करना है। तो हम लोग देखते हैं पुनः यहाँ पे प्रताप राय राजा बनते हैं, लेकिन वो जो है मुगलों का अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रताप राय अपना सुरक्षा के लिए एक किला भी बनवाए थे जिसका नाम था पुराना किला। देखिए पलामू में 2 किला आपको देखने को मिलेगा, एक मेदिनी राय के समय बना था और एक प्रताप राय के समय बना था। तो प्रताप राय का जो किला था वो पहले का किला था, इसीलिए उसको प्राचीन किला के नाम से जानते हैं या पुराना किला के नाम से जानते हैं। और चूंकि है ना पहाड़ी जो होगा वहां पे मेदिनी राय किला बनवाएंगे और पहाड़ी के नीचे जो है वो प्रताप राय का किला है, तो इसीलिए कहा जाता है निचला जो किला है वो प्रताप राय के द्वारा बनाया और ऊंचे का जो किला है यानी पहाड़ी में जो बना किला है उसको मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया, इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल में छोटा नागपुर राजवंश के कौन कौन से राजा हुए और पलामू में कौन कौन से राजा हुए। तो सबसे पहले देखते हैं छोटा नागपुर में। तो छोटा नागपुर में एक सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए रघुनाथ शाह। यदि आपका सिलेबस में या आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर नागपुरी है तो आप लोग रघुनाथ नृपति का नाम जरूर सुनेंगे। शिष्ट साहित्य का जो सबसे प्रारंभ कवि माना जाता है वो रघुनाथ नृपति या रघुनाथ शाह को ही माना जाता है। ये नागवंश के 50वां राजा थे। इनका शासनकाल 1640 से लेकर 1690 बताया जाता है, अर्थात 50 साल ये जो है यहाँ पे शासन करते हैं। पोड़िल बरखा ऋतु जो सीजीएल का एक टॉपिक भी है वो भी हम लोग को पढ़ना है, वो रघुनाथ शाह के द्वारा ही लिखा गया था। तो ये काफी धार्मिक व्यक्ति थे और इसीलिए इनके काल में बहुत सारे मंदिर का निर्माण भी होगा। वो मंदिर के बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा मंदिर है, इससे सवाल भी पूछा गया था। एक मंदिर है मदन मोहन मंदिर। ये मदन मोहन मंदिर जो है इनका निर्माण इनके ही शासनकाल में एक व्यक्ति है लक्ष्मी नारायण तिवारी। तो लक्ष्मी नारायण तिवारी जो है इनका निर्माण करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण तिवारी तो नहीं पूछता है, आपको पूछता है किनके शासन काल में ये मदन मोहन का जो मंदिर है जो कि बोड़िया में है वो बना था। तो वो रघुनाथ शाह के काल में बना था। और कब बना था? तो 1665 से 1682 में। कितने वर्ष लगे थे? 17 वर्ष। देखिए सवाल आपका यही पूछा था, 17 वर्ष। तो इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं जेएसएससी में, कितने साल लगा, कब बना, है ना, कितना टैक्स दिया। तो इन तरह के फैक्ट को भी कभी कभी याद करना ही पड़ता है, लेकिन हर फैक्ट याद रखना मुश्किल है। तो कुछ फैक्ट जो आ चुका है उसको तो आपको याद रखना ही रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे याद रखने का प्रयास करेंगे। रघुनाथ शाह के काल में मदन मोहन मंदिर का निर्माण होता है जिसमें 17 वर्ष का समय लगा था और इनका निर्माण करने वाले कौन थे? लक्ष्मी नारायण तिवारी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इनके शासनकाल में और एक मंदिर बना था जिसका नाम है राम सीता मंदिर। ये कहाँ पे है? चुटिया में, रांची रेलवे स्टेशन के पास हुआ था। और इस तरह से इनका निर्माण हरि ब्रह्मचारी करके व्यक्ति थे उनके द्वारा बनाया गया था। तो रघुनाथ शाह के काल में ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट था ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं औरंगजेब के काल में ही छोटा नागपुर में एक दूसरा राजा हुआ राम शाह। तो राम शाह जो होगा अपना बेटा का विवाह, एनिसा का विवाह रीवा नरेश की पुत्री के साथ करेगा। एनिसा एक महत्वपूर्ण राजा होंगे क्योंकि आगे जाके जगन्नाथ मंदिर जो है वर्तमान में जहां रथ मेला हम लोग का आयोजित किया जाता है उस मंदिर का निर्माण जो है 1691 में एनिसा के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये फैक्चुअल डाटा को याद रखना है कि एनिसा के जो पिता थे वो कौन थे? राम शाह। और इस तरह से आपको राम शाह के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना है कि राम शाह के समय यहाँ पे शासन जो है बहुत ज्यादा ये लड़ाई झगड़ा इनके काल में होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही रहेगा, लेकिन वैसा कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम आपको देखने को नहीं मिलेगा जिससे सवाल बन सकता हो। तो हम लोग इसको स्किप करते हैं और चलते हैं पलामू की ओर। तो पलामू में अभी हम लोग देखें प्रताप राय। प्रताप राय के बाद जो अगला राजा यहाँ पे आएगा जो प्रतापी राजा कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण राजा माना जाता है पलामू का। इसके शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से भी हम लोग जानते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे तरक्की किया गया था राजा मेदिनी राय के काल में। इसका शासनकाल अगर आप देखिएगा तो 1658 से लेकर 1674 के बीच था, यानी कि ये औरंगजेब के समकालीन थे। अब हम लोग देखते हैं पलामू के मेदिनी राय क्या और औरंगजेब का क्या संपर्क था।
तो जैसा कि हर एक मुगल बादशाह यहाँ पे टैक्स का मांग करेगा और इसी तरह से पलामू में भी टैक्स का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और टैक्स का डिमांड बढ़ जाएगा तो जब यहाँ पे टैक्स देना बंद कर देंगे मेदिनी राय, तो इसके खिलाफ यहाँ पे भेजा जाएगा बिहार के सूबेदार को। उस समय बिहार के सूबेदार जो थे वो दाऊद खां थे। दाऊद खां जो है मेदिनी राय से टैक्स लेने के लिए यहाँ पे कूच करते हैं पटना से, और धीरे धीरे पलामू किला तक ये लोग पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे एक इनको अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आप या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए और नहीं तो आपके किले के ऊपर आक्रमण किया जाएगा। ये इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से बिल्कुल मना कर देते हैं, चाहे जो भी हो जाए हम इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। और इस तरह से इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हो जाते हैं। इसके पीछे जो है औरंगा नदी है, वहाँ उसी के तट के होते हुए वो जो है वो छुपने के लिए बाहर निकल जाते हैं और अपने परिवार को भी निकाल देते हैं। जब देखते हैं कि इनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है तो ये निकल जाते हैं वहां से। उसके बाद यहाँ जो एक दरवाजा होगा जो आपका सिंह द्वार के नाम से जाना जाता था, दाऊद खां जो है वापस जाते समय इस सिंह द्वार को, जो कि पलामू किला में लगा हुआ था, उसको ले जाते हैं और दाऊद नगर जो कि औरंगाबाद में है वहां पे लगवा देते हैं। जैसे ही दाऊद खां यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे एक व्यक्ति को यहाँ पे स्थापित करके जाते हैं, फौजदार जो थे मनकली खां। मनकली खां जो है वो कुछ दिन बिहार का यहाँ पे फौजदार जो था बिहार का सूबेदार के अंतर्गत ये रहते थे, तो यहाँ पे रहेंगे। कुछ दिन के बाद ये पलामू से चले जाते हैं। जैसे मनकली खां यहाँ से पलामू से जाएगा, मेदिनी राय जो है यहाँ पे वापस कब्जा कर लेता है और मेदिनी राय जो है पूरा पलामू का आर्थिक जो दुर्दशा था उसको बहुत ज्यादा सुधार देता है। और इस तरह से बाद में यहाँ पे कहा जाता है औरंगजेब जो है इस एरिया को छोड़ देता है, बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। और इस तरह से माना जाता है कि चेरो काल का जो सबसे महत्वपूर्ण शासन काल है वो मेदिनी राय का है, और इसीलिए चेरो वंश का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं मेदिनी राय के शासनकाल को। तो एक लाइन में आपको बस इतना याद रखना है, इतना कहानी याद नहीं रखना है, आपको एक लाइन में याद रखना है कि पलामू वंश का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, पलामू शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है, वो किसके काल को कहा जाता है? मेदिनी राय को। जो ये नए किला का निर्माण करवाए थे वो किस नदी के तट पे है? औरंगा नदी के तट पे। और इसी किला से एक सिंहद्वार ले गया था दाऊद खां के द्वारा, और कहाँ लगाया गया? तो दाऊद नगर में लगाया गया, जो कि अभी औरंगाबाद में पड़ता है। जिसमें से एक सवाल पूछा गया था आपका, ये नए किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मेदिनी राय। ये सवाल आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं चेरो शासन का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, इस तरह का भी प्रश्न जो है वो आने वाले परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए मुगल काल में जो औरंगजेब था उसके बारे में। अब देखिए दो फैक्ट आपको एसआई के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, लेकिन ये सीक्वेंस में कहीं हमको किताब में मिलता नहीं है, तो यहाँ पे फैक्ट को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके। अलीनगर किला जो था वो मुजफ्फर खान के द्वारा बनाया गया था, और राजमहल जो है वो सुल्तान शुजा की राजधानी थी। तो इस तरह से हम लोगों ने मुगल काल जो है वो देख लिया। अब हम लोग देखते हैं परवर्ती मुगल काल। तो परवर्ती मुगल काल में जो सबसे एक महत्वपूर्ण राजा यहाँ पे होंगे वो ठाकुर एनी शाह होंगे, क्योंकि ठाकुर एनी शाह जो थे वो राम शाह के पुत्र थे। अभी जैसा कि बताया गया रीवा नरेश के साथ इनका विवाह करेंगे, तो राम शाह के जो बड़े बेटे थे यदुनाथ शाह वो भी राजा बनते हैं। और उसके बाद एनी शाह जो थे, जो चौथे पुत्र थे, उनको 97 गांव दिया जाता है। और 97 गांव का जो राजधानी बनाते हैं ये सतरंजी, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पे ये मिलेगा। एचएसी अगर कहिए, धुआ कहिए, इन्हीं का है ना बसाया हुआ एक तरह से शहर है या गांव हम कह सकते हैं। इनके गुरु का नाम भी था हरिनाथ या हरिनाथचारी के नाम थे, और इन्हीं के तत्वाधान में 1691 में ये जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो इस तरह से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया? तो ठाकुर एनी शाह के द्वारा। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो हरिनाथ। कब ये निर्माण करवाया? तो 1691 में। इनकी राजधानी कौन थी? तो सतरंजी। किसके नदी, कौन नदी के तट में थी? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पे थी। तो ये परवर्ती मुगल काल के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक राजा हुए। अब हम लोग देखिए बहुत सारे और भी राजा हुए। देखिए यहाँ पे आपको यदुनाथ शाह हुआ, इसके शासन काल में रंजीत राय जो थे, है ना, जो चेरो राजा थे, वो आक्रमण करते हैं। लेकिन ये सब सवाल पूछा नहीं जाता है, और इसीलिए माइंड मैप में जो है समरी में हम लोग इसको रिवीजन करते समय बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर कभी पूछ जाए तो एक बार आप डिटेल जो भी आपके पास बुक होगा उसको पढ़िएगा, तो वहां से आपको थोड़ा बहुत गेस करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये ज्यादा सवाल आता नहीं, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे माइंड मैप में समरी में यहाँ पे रखे नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो मराठों का झारखंड में आगमन होता है वो। तो रघुजी भोसले जो है ये नागपुर में या एक तरह से कहिए महाराष्ट्र में अपना पांव नहीं पसार पाते हैं, क्योंकि उस समय आपका बाजीराव जो थे वहां पे अपना क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। इसीलिए ये जो है एक नए क्षेत्र के या एक उपजाऊ क्षेत्र के खोज में बंगाल की ओर कूच करते हैं। बीच में रास्ता हमारा पड़ता है झारखंड। तो ये झारखंड में आएंगे, तो झारखंड में ये खुद शुरू में नहीं आते हैं, ये अपने एक सेनापति को भेजते हैं जिसका नाम था भास्कर राव पंडित। तो भास्कर राव पंडित आएंगे और बिहार के सूबेदार के साथ दाऊद खां का है ना पलामू पे आक्रमण होता है। अच्छा, ये जो है आपका
सूबेदार दाऊद खां के पलामू पर आक्रमण होता है, तो ये जो दाऊद खां थे यही है ना जो मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण किए थे उसके बारे में दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे जब आ रहे हैं तो यहाँ के जो सूबेदार वगैरह हैं उनके साथ इनका लड़ाई झगड़ा होता है और ये छत्तीसगढ़ होते हुए ही ये झारखंड में पहुंचते हैं। एक लड़ाई होता है भास्कर राव का अलीवर्दी के साथ, और वो है लड़ाई कटवा की लड़ाई। तो अलीवर्दी जो है बाद में बंगाल का नवाब बनेगा, और इसी का जो अगर नाती है, अगर नाम सुने होंगे सिराजुद्दौला, जो पलासी के युद्ध में ना पराजित होता है या एक तरह से धोखा दिया जाता है, वो इसी का नाती था अलीवर्दी खां का। तो इस तरह से एक तरह से हमको याद रखना है कि मराठे लोग जो है यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपना अधिकार क्षेत्र को जमाने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में बंगाल का, बिहार का जो भी सूबेदार होगा उसके साथ इनका लड़ाई होगा। बंगाल के साथ भी होता है और बिहार वाले सूबेदार के साथ। तो बाद में यहाँ पे अलीवर्दी जो है बंगाल का सूबेदार बन जाएंगे, बिहार का एरिया को भी कब्जा कर लेंगे, और इस तरह से इनके बीच जो लड़ाई होता है कटवा का लड़ाई, बाद में अलीवर्दी खां जो है और इनके लड़ाई के बीच में पेशवा इंटरफेयर करेंगे और रघुजी भेसले के साथ एक संधि करते हैं। संधि कब करते हैं? 31 अगस्त 1743 को, और संधि करके पेशवा और रघुजी भोसले आपस में क्षेत्र को बांट लेते हैं, और इस तरह से झारखंड जो है वो रघुजी भोसले के अधीन आ जाता है। और इस तरह से ये जो है मराठा संघर्ष हम लोग देखते हैं कि कैसे मराठाओं का यहाँ पे आगमन हो जाता है। अंतिम में दिया गया है सिंहभूम का, हाँ ना, पूराहाट राजा यहाँ पे दिया है, जो कि अर्जुन सिंह थे यहाँ पे महत्वपूर्ण राजा में। ये अपने चाचा विक्रम सिंह को कुछ गांव देते हैं, और वो गांव जो है सिंहभूम पीर के नाम से जाना जाता है, जो कि बाद में सरायकेला के नाम से विकसित होता है। और सरायकेला के बारे में हम लोग जो है आधुनिक झारखंड में पढ़ेंगे कि कैसे सरायकेला खरसावां के राजा जो है वो मुगलों के अधीन को, अंग्रेजों को यहाँ पे बुलाएंगे, और अंग्रेजों के बुलाने का तो नहीं होगा, मतलब उसका अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और हो लोगों के खिलाफ उसको यूज करते हैं अंग्रेजों को। तो इस तरह से अंग्रेज भी चाह रहे थे कि यहाँ के लोगों के ऊपर ही हम लोग शासन करें, और इस तरह से यहाँ पे देखिए पूराहाट नरेश जो अर्जुन सिंह होता है, बाद में अमर सिंह होता है, और जगन्नाथ सिंह चौथा, ये लोग जो है कोल, है ना, या हो जनजाति से परेशान रहते हैं और इसी के खिलाफ जो है अंग्रेजों का साथ देंगे। और इनमें दर्पनाथ शाह जो कि छोटा नागपुर का राजा रहेगा वो भी इनका साथ देता है, और इस तरह से अंग्रेजों का आगमन जो है वो झारखंड में हो जाएगा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट था उसको हम बताने का प्रयास किए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे आए हुए हैं। तो चौसा का लड़ाई आपको बहुत ही आसान दिया गया है, 1539 में ये हुआ था, आपको वीडियो में बताया गया था, पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में नहीं बताया गया है। मुगल बादशाह अकबर किस सेनापति के नेतृत्व में 1585 में एक छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया और मुगलों के अधीनस्थ बनाया? तो ये भी बताया गया था पिछला वीडियो में, शहबाज खां कम्बू। दुर्जन साल को सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड में किस शासक ने जेल से रिहा कर दिया गया? तो इस तरह से ये जो है आपका जहांगीर के द्वारा रिहा किया गया था। 1615 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर के ग्वालियर किला में कैद किया गया? तो ये भी आपका दुर्जन साल ही है, तो इसीलिए बोला गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कितना पैसा यहाँ पे एक सवाल दिया है, कितना पैसा टैक्स के लिए वो दिया? तो 6000। ये जेपीएससी में आपका प्रश्न पूछा गया था, तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कितना टैक्स दिया है, क्या किया है, तो आपको ये सब याद रखना है। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ किया? दोईशा। ये प्रीवियस ईयर में आया था, अभी जस्ट आपको बताया गया, तो ये भी प्रश्न आपको आना चाहिए। आधुनिक सतबरवा के निकट पलामू के निचले किले, देखिए निचला किला कहा तो आपका याद करना है, पुराने किले के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो प्रताप राय के द्वारा करवाया गया। किस किले का निर्माण पूर्व मुगल काल शासक मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया था? तो आपका पलामू का किला, यहाँ नया किला देता तो आंसर नया किला होता। अलीनगर का किला यहाँ पे है ना ब्लैंक के द्वारा बनाया गया, मुजफ्फर खान, जो कि बताया गया, सीक्वेंस में नहीं मिलता है, बस आपको फैक्चुअल डाटा याद रखना है। और शासक की जो राजधानी थी राजमहल थी। तो इस तरह से हम लोग जो है महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न था उसको भी देख लिए, और माइंड मैप के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से आपको आधुनिक भारत के बारे में भी बताया जाएगा, जो भी वहां पे महत्वपूर्ण तथ्य होंगे एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे, और क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।